Hello students, welcome to this new lecture where we will see the continuation part of chapter number 2. हमने देखा था chapter number 2 last time. हमारा जो chapter number 2 है वो है cultural heritage of India, traditional handicraft and fine arts. तो last time हमने art of clay work भी देखा था, art of weaving देखा था, hand weaving देखा था, art of embroidery देखा था और leather industry देखा था. ओके आज हम देखने वाले हैं डायमंड बीड वर्क और इनेमल वर्क. सर ये डायमंड क्या होता है? डायमंड तो आपको मालूम है डायमंड क्या होता है. बीड बीड मतलब छोटे छोटे, हम बोल सकते हैं कि पत्थर होते हैं, ठीक है, मोती जैसे, तो उसको हम बोलते हैं बीड. और इनेमल वर्क क्या होता है? इनेमल वर्क मतलब किसी भी चीज के ऊपर आप कुछ काम कर रहे हैं, डायमंड लगा रहे हैं, बीड लगा रहे हैं, तो उसको हम इनेमल वर्क बोलते हैं, जिससे वो एकदम चमकदार हो जाता है. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट. इंडिया हैज 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडिंग ऑल द थ्री डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ. इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही बड़ा है. 7517 किलोमीटर कोस्ट लाइन उसका बड़ा है. सो डायमंड्स एंड बीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी. तो यहाँ पे डायमंड और बीड जो है वो बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं. आपको मालूम होगा कि बीड्स जो होते हैं वो दरिया किनारे ही मिलते हैं, और डायमंड्स भी होते हैं वो दरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, या फिर पत्थर के अंदर, जो दरिया के अंदर होते हैं वहां पे मिलने को दिखते हैं. देयर हैज बीन अ वाइड यूज ऑफ जेम्स एंड डायमंड सिंस एंशिएंट टाइम्स. तो पुराने जमाने की ही बात करते हैं हम, तो पहले के जमाने से ही हम जेम्स और डायमंड्स बहुत ही यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो पुराने जमाने से ही हम डायमंड्स और जेम्स यूज करते आ रहे हैं, एंशिएंट टाइम से ही. सिंस एंशिएंट टाइम ट्रेड ऑफ डायमंड एंड बीड्स वाज कैरिड आउट थ्रू सी रूट्स विद डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द सी. देखो पहले के जमाने से ही हम यहाँ से डायमंड्स बेचते थे और बीड्स बेचते थे, उसका ट्रेडिंग होता था, ठीक है, व्यापार होता था उसका, और वो सी रूट से होता था. हमारे कंट्रीज के बीच में बहुत सारी कंट्रीज को हम ये सब चीजें बेचते थे. देखो पहले के एंशिएंट जमाने से ही, पहले के जमाने से ही लोगों को डायमंड और बीड से बहुत ही लगाव होता है. ठीक है, आप बीड पहन रहे हैं, हाथ में कुछ बीट पहन रहे हैं, डायमंड पहन रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप पहनने का शौक सब लोगों को पहले से ही था. तो ये चीज का ट्रेडिंग में हम आगे आते थे, ये हम ट्रेड कर रहे थे, हमारे पास बहुत सारे डायमंड्स और बीड थे. डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स हैव बीन इन ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज सिंस लॉन्ग. तो पहले मैंने वही बोला, पहले के जमाने से डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब आप जो पहनते हैं वो, ठीक है, गले में, हाथ में, पैर में, या कहीं पे भी, सिर पे, ये ताज जो होता है, तो दैट दैट ऑल ऑर्नामेंट्स वेर मेड ऑफ डायमंड. डायमंड से बने हुए जो ऑर्नामेंट्स थे, ठीक है, वो बहुत ही डिमांड में थे फॉरेन कंट्रीज से. The world famous diamonds like Kohinoor and Great Mughal were found from India only. भाई इंडिया से ही ये सारे डायमंड्स मिले थे. कोहिनूर डायमंड है, ग्रेट मुगल डायमंड है, तो ये सारी चीजें इंडिया से मिली थी. As Indians are fond of diamond and beaded ornaments, variety is found in great deal. Earlier, rich and royal people used to wear diamonds jewelry apart from gold ornaments. सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा कैमरा जैम हो गया था, चौंट गया था. तो हम कहाँ पे थे? द वर्ल्ड फेमस डायमंड्स कोहिनूर और ग्रेट मुगल इंडिया में ही देखे गए थे. ठीक है, इंडियंस जो है वो डायमंड और बीडेड ऑर्नामेंट से ज्यादा ही लगाव है इंडियंस का, और यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलती है. हमारे यहाँ पे जो पैसे वाले लोग होते हैं, रिच पीपल या रॉयल पीपल मतलब जो शाही खानदान से होते हैं, ठीक है, वो लोग डायमंड ज्वेलरी पहनते हैं. गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अलावा डायमंड ज्वेलरी भी वो लोग पहनते हैं. Diamond, rubies, beads, emerald, topaz were used to adorn beauty and beautify the thrones and crowns and jewelry like bracelet and garland of kings. तो डायमंड्स हैं, ठीक है, रूबीज जो पिंक कलर की, रेड कलर की होती है रूबीज, बीड्स छोटे छोटे मोती जैसा, एमरल्ड, एमरल्ड होता है ग्रीन कलर का पत्थर होता है ट्रांसपेरेंट, टोपाज भी पत्थर होता है ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर का. तो ये सारे जो डायमंड्स हैं, रूबी, बीड्स, एमरल्ड, टोपस, ये सारी चीजें, थ्रोन्स और क्राउन्स, थ्रोन्स मतलब वो जहाँ पे बैठते थे वहां पे, महाराजा की जो सीट थी, सिंहासन था, वहां पे यूज होते थे. और क्राउन्स के अंदर, क्राउन्स मतलब ताज के अंदर यूज होते थे. और बहुत सारी ज्वेलरीज में यूज होते थे, जैसे कि ब्रेसलेट होता है, ठीक है, गार्लैंड होता है, गार्लैंड मतलब हार जो होता है गले में पहनने का, तो ये सारी चीजों में ये सारी चीजें यूज होती थे. बीड वर्क इज ऑल्सो फाउंड प्रोमिनेंट इन गुजरात. भाई गुजरात में ज्यादा ही बीड वर्क देखने को मिलता है. द ब्यूटीफुल बीड तोरणs, पच्छित, पॉट्स, बारी, छकड़ा, डेकोरेटिव कोकोनट यूज एट द टाइम ऑफ सेरेमनीज, लग्न नारियल, ईंधणी, मोड़िया, a net which covers the mouth of a bullock, horns, hand fans, animal back cover, jewel, etc. are knitted in an artistic
वे। तो देखो भाई, बीड वर्क के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं, तो तोरण्स, पक्षी तोरण्स देख सकते हैं अलग अलग टाइप के। पॉट्स के ऊपर भी बीड वर्क किया जाता है। बाहरियों के ऊपर, बाहरी मतलब डोर ग्रिल्स, ठीक है, फ्रेम्स, वो जो डोर ग्रिल होता है उस पे भी बीड वर्क होता है। छकड़ा, छकड़ा मतलब एक ट्रेडिशनल वॉल पीस, वॉल के ऊपर लगाया जाता है कपड़े का, उसको हम बोलते हैं छकड़ा। डेकोरेटिव कोकोनट होता है। देखो हम जब मैरिज का सेरेमनी होता है उसके अंदर एक नारियल देने को उनको देना पड़ता है, तो वो जो नारियल होता है उसमें भी बीड वर्क किया जाता है। ईंधनी, मोड़िया, मोड़िया मतलब अ नेट विच कवर्स द माउथ ऑफ अ बुलॉक, बुलॉक का माउथ कवर करने के लिए जो कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर भी बीड वर्क आपको देखने को मिलता है। एनिमल का बैक कवर होता है, उस पे भी देखने को आप देखेंगे, राजस्थान जाएंगे तो ऊंट के ऊपर, कई ऊंट के ऊपर क्या होता है, एकदम कपड़ा होता है, उसके अंदर बीड वर्क होता है, तो बढ़िया होता है वो। तो ये सब निट किया जाता है कपड़े के अंदर और बहुत ही आर्टिस्टिक वे में किया जाता है। इंडिया जो है वो ज्वेलरी में लीडिंग कंट्री हम बोल सकते हैं, बहुत पहले के टाइम से, सिंस टाइम मेमोरियल। इमेमोरियल मतलब बहुत ही पहले के टाइम से, हम पता भी नहीं है कब से। इंडिया एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसमें इनेमल वर्क में एक्सपर्टाइज है, गोल्ड और सिल्वर वर्क के अलग से। गोल्ड और सिल्वर वर्क में तो है ही, इनेमल वर्क में भी एक्सपर्टाइज है हमारा। इनेमल वर्क मीन्स द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ इनलेइंग द ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू इन द गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट लाइक रिंग, बैंगल्स, इयरिंग्स, की चेन, चेन एक्सेट्रा। देखो इनेमल वर्क क्या होता है, इनेमल वर्क गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स पे किया जाता है, और वो ऑर्नामेंट्स पे ब्राइट कलर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये एकदम एकदम खूब लगता है, एकदम हम बोल सकते हैं चमकता है, ठीक है, वो चीज जो होती है वो चमकती है। वो कहाँ कहाँ यूज होता है, रिंग्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, की चेन, चेन, ये सारी चीजों में वो यूज होता है। इनेमल वर्क के एक्सपर्ट्स हमको देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और हैदराबाद में। ये यहाँ पे वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये बीड वर्क करते हैं। चलिए झरी वर्क की काम करते हैं। झरी तो आपको पता ही होगा, कपड़े के ऊपर झरी वर्क जो होता है एकदम चमकता है वैसा। Zari work is seen in India since ancient time. Gold and silver threads are woven with clothes, and embroidery is done with gold and silver threads to decorate the clothes. तो झरी वर्क के अंदर ऐसे कपड़े आते हैं जो एकदम चमकते हैं, ठीक है, जो गोल्ड और सिल्वर कलर के होते हैं, जो चमकते हैं। आपने देखा होगा कभी परफॉर्मेंस के टाइम पे, या कभी भी आपने कोई एनुअल फंक्शन के अंदर परफॉर्मेंस देखा होगा, तो वो कपड़ों के ऊपर झरी वर्क किया होता है, एकदम गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स ली होती है, गोल्ड कलर की या सिल्वर कलर की थ्रेड्स होती है जो चमकती है, ठीक है, जो चमकती है, तो वो एम्ब्रॉयडरी किया होता है, तो ये होता है जरी वर्क। सूरत जो है वो बहुत ही बढ़िया है जरी वर्क के लिए, ठीक है। निटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोशी वर्क हैव अ यूनिक ब्यूटी, तो ये एक अलग वर्क है जरदोशी वर्क, वहां पे भी निटिंग और एम्ब्रॉयडरी किया जाता है, तो ये एक यूनिक ब्यूटी है। सूरत के आर्टिसंस हैं, ठीक है, वो एकदम ब्यूटीफुल ड्रेसेस बनाते हैं, लाइक साड़ी, पानेतर, घरचोड़ा एक्सेट्रा। जो आप गुजरात से हैं अगर, तो आपको पता होगा पानेतर क्या होता है, घरचोड़ा क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ क्लोथ। तो वो उसके बॉर्डर पे जरी वर्क करते हैं, ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो वो लोग जरी वर्क करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है जरी वर्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटल वर्क एनग्रेविंग की। मेटल वर्क इज ऑल्सो अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एन आर्ट ऑफ इंडिया। मेटल एज बिगेन एंड डेवलप्ड आफ्टर स्टोन एज। भाई मेटल वर्क की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ही पुराना आर्ट है इंडिया का। तो ये जो मेटल वर्क है वो बहुत ही बढ़िया आर्ट है इंडिया का। तो मेटल वर्क की हम बात कर रहे थे, मेटल वर्क जो है वो बहुत ही इंडिया का बहुत ही ओल्ड आर्ट फॉर्म है, ठीक है। मेटल एज स्टोन एज के बाद डेवलप हुआ। लोथल के जो आर्टिसंस थे, लोथल इज अ प्लेस इन गुजरात, धोड़का तालुका में है, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। The artisans of Lothal made different weapons like sickle, drill, and needle, etc. with copper and bronze. तो कॉपर और ब्रॉन्ज से ये सारी चीजें बनाई जाती थी, ठीक है। मोर ओवर दे प्रिपेयर्ड यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पॉट्स। तो उसके अलावा भी वो लोग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, आइडल्स मतलब वो जो मूर्तियां होती है वो, और पॉट्स भी बनाते थे कॉपर एंड ब्रॉन्ज के। आर्म्स एंड एम्यूनेशन फॉर वॉर्स वेर मेड अप ऑफ मेटल, भाई मेटल से बनते थे आर्म्स एंड एम्यूनेशन। गोल्ड एंड सिल्वर वेर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ब्रास एंड ब्रॉन्ज वेर यूज टू मेक यूटेंसिल्स एंड आइडल्स, वेर आयरन was used to make instruments and weapons. तो गोल्ड एंड सिल्वर से कई ऑर्नामेंट्स भी बनते थे, ठीक है। कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज बर्तन के लिए भी यूज होते थे, आइडल्स बनाने के लिए भी यूज होते थे। जहाँ पे आयरन जो है वो वेपन्स बनाने के लिए या इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज होता था।
तो हमने बात की मेटल वर्क की। वुडन आर्ट की बात करते हैं हम। वुडन आर्ट क्या था इंडिया के अंदर? तो देखो, इंसान, ट्रीज, फॉरेस्ट, ये सारे एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। वुड जो है वो पहले से ही हम एज फायर वुड यूज करते थे, वेपन्स बनाने के लिए हम वुड यूज करते थे, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए वुड यूज करते थे, और ज्यादा और कंस्ट्रक्शन चीजों के लिए भी वुड यूज करते थे। धीरे धीरे वुड अलग अलग यूज में आने लगा, ठीक है। आइडल्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, वुडन पिलर्स बनाने के लिए, विंडोज, डोर्स, छोटे छोटे हट्स बनाने के लिए, ठीक है, टेरेस के ऊपर हट बनाने के लिए वुड यूज होने लगा। सिंहासन बनाने के लिए वुड यूज होने लगा, चेयर है, ग्रिल्स हैं, ये सारी चीजों में वुड यूज होने लगा था। और यहाँ पे वुड कार्विंग भी डेवलप हुआ था। वुड कार्विंग मतलब वुड के ऊपर जो चिजल और हैमर के यूज से जो एकदम डिजाइन बनाए जाते हैं, दैट इज नोन एज वुड कार्विंग। तो वुड फर्नीचर जो है, जैसे स्विंग्स, झूले होते हैं, और टॉयज, ये सारी चीजें इडर और सानखेड़ा जो गुजरात में है उनकी बहुत ही फेमस है। ये हमने बात की वुडन आर्ट वर्क की। अब इनले वर्क की बात करते हैं। ये इनले वर्क क्या होता है? देखो, इनले वर्क मतलब किसी चीज के अंदर, ठीक है, डायमंड्स, पर्ल्स, रूबीज को फिट करना, वो उसको हम बोलते हैं इनले वर्क। इनले वर्क इज कंसिडर्ड टू बी वेरी एंशिएंट आर्ट ऑफ इंडिया। Indian kings, emperors, rulers, and royal people of that time used to wear ornaments as necklace, bracelet, crown, ring, nose ring, टीको, वो सब चीजें ऑर्नामेंट्स के रूप में वो लोग पहनते थे। ये नेकलेस है, ब्रेसलेट है, ये सब चीजें इंडियन किंग्स, एम्परर्स, रूलर्स और रॉयल पीपल ये सब चीजें पहनते थे। और ये सब चीजों के अंदर प्रीशियस जेम स्टड किए जाते, स्टड मतलब उसके अंदर फिट किए जाते थे, जैसे डायमंड्स हैं, पर्ल्स हैं, रूबीज हैं, ये सारी चीजें फिट की जाती थी उसके अंदर। और यही बहुत ही हम बोल सकते हैं कि यह बहुत फेमस होने लगा था ये चीज, और जिससे कई आर्टिसन इस चीज के एक्सपर्टीज हो गए थे। आर्टिस्ट वर एक्सपर्ट्स इन द वर्क ऑफ इनले आर्ट। राजस्थान का बीकानेर एरिया जो है वो इनले ऑर्नामेंट्स के लिए ज्यादा ही पॉपुलर है। अकीक वर्क की बात करते हैं, तो ये अकीक क्या होता है? देखो, अकीक जो होता है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रीशियस स्टोन जो रिवर के वैली एरियाज में मिलता है, रिवर के आजू बाजू वाले एरियाज में मिलता है हमने। इट इज चीफली कैल्सिडोनिक मिक्स्ड विद सिलिका ब्लू और व्हाइट स्टोन। ये एक ऐसा स्टोन होता है जो सिलिका ब्लू और व्हाइट स्टोन के साथ मिक्स्ड होता है और एक डिजाइन बनाता है। कालेनियन इज मेन स्टोन विद सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर। देखो, ये एक एमसीक्यू आ सकता है, डैश इज द मेन स्टोन with semi-transparent quality and beautiful red in color. So the answer is carnelian is the main stone with semi-transparent quality. तो इन गुजरात, जो गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में रणपुर और सूरत में ऐसे प्रीशियस स्टोन्स बड़े और छोटे साइज में अवेलेबल है। खंबात में ये स्टोन्स भेजे जाते हैं जहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं अलग अलग डिजाइन के। बीड्स एंड गार्लैंड ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम। तो बीड्स बनाए जाते हैं, ब्रेसलेट बनाया जाता है, गार्लैंड्स बनाए जाते हैं, हार बनाए जाते हैं स्टोन्स के, ये लोग बहुत पहनते हैं। पेंटिंग की अब हम बात कर रहे हैं। देखो, पेंटिंग इज वेरी एंशिएंट एंड बहुत ही आर्ट्स में सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि पेंटिंग आर्ट्स में सबसे पहले आता है। ऑफ ऑल द आर्ट्स, पेंटिंग इज द foremost one. Painting is an art which can be expressed through lines and colors. The aims of this art is to express emotions by imitating the animate and inanimate objects of nature through lines and colors. तो पेंटिंग क्या होता है? पेंटिंग सबसे पहले आता है। पेंटिंग इज एन आर्ट, पेंटिंग आर्ट होता है जो लाइंस और कलर से हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। आर्ट का एम है इमोशंस एक्सप्रेस करना, एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को यूज करके, वही बना के पेंटिंग के अंदर लाइंस और कलर्स के यूज से। वी हैव एविडेंस ऑफ इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ 5000 ईयर्स ओल्ड अरब्बन कल्चर। तो अरब्बन कल्चर की जब हम बात करते हैं तो 5000 साल पहले ये पेंटिंग के आर्ट ऑफ पेंटिंग देखने को मिला था हमको, और उसके रिमेन्स हड़प्पन कल्चर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा तब मिले गए थे। वेरियस मॉडल्स ऑफ पेंटिंग हैव बीन फाउंड आउट मेनी टाइम्स बाय द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग एक्सकवेशन वर्क। अलग अलग टाइप के पेंटिंग्स, अलग अलग मॉडल्स ऑफ पेंटिंग उनको ढूंढने में आए थे जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक्सकवेशन वर्क, खुदाई काम किया था वो चीज का, और ढूंढने लगे थे तो उनको ये सब चीजें मिली थी। तो हम बोल सकते हैं कि भाई पेंटिंग जो है वो पेंटिंग सबसे पहले आता है आर्ट में।
बहुत ही पुराना भी है ये। वी हैव ट्रेसेस ऑफ पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द केव पेंटिंग ऑफ प्रिमिटिव मैन ऑफ स्टोन एज एट भीमबेटका, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स हैं, और केव्स के दीवारों के ऊपर पेंटिंग्स मतलब पिक्चर्स बनाए गए थे एनिमल्स और बर्ड्स के। तो यहाँ पे केव पेंटिंग का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है स्टोन एज के टाइम का, भीमबेटका मध्य प्रदेश में। लोग जो हैं वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन और स्केचेस बनाते थे बहुत ही पहले। एलिफेंट्स बनाते थे, राइनोसरस, डियर, ये सारी चीजों का ड्राइंग बनाते थे। अजंता इलोरा जो केव्स हैं उसमें बहुत ही बढ़िया पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। देखो आपको वहां पे स्वस्तिक का ड्राइंग देखने को मिलता है हमको, मटके का पॉइंट मटका जो होता है उसका ड्राइंग है, गणेशा का ड्राइंग है, फेस्टिवल्स के टाइम पे जो हम सेलिब्रेट करते हैं। ये सारा चीजें हमारे ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया में सेट हो गई हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें हमको पता ही है, ये पेंटिंग्स बहुत ही क्लियरली हमको आइडिया होता है उसका। और ये पेंटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होती है। रंगोली मेकिंग इज ऑल्सो वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन सम ऑफ द ओल्ड रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये देखो इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में रंगोली की जाती है, हम तो बोल सकते हैं पूरे इंडिया में ही की जाती है। तो ये जो बहुत ही पुराना ओल्ड ट्रेडिशन है वो अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। वो क्या है? दैट इज एन आर्ट ऑफ पेंटिंग। ये आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दिया हुआ है जो पद्म पाणी का है, और वो अजंता केव में मिला गया था। अब देख सकते हैं कैसे बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। फाइन आर्ट्स मतलब परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। आप जो परफॉर्म कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फाइन आर्ट्स। सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। ये सब चीजें आप परफॉर्म कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, प्लेइंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, और कई अलग अलग कैरेक्टर्स के रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया में। और एंटरटेनमेंट विद मोरल एजुकेशन हैज बीन इंपॉर्टेंट सिंस एंशिएंट टाइम। देखो पुराने जमाने से ही हमारा जो एंटरटेनमेंट का वे है उसमें मोरल एजुकेशन इंक्लूड किया गया है, जिससे हमको कुछ ना कुछ सीख मिलती रहती है, ठीक है। ड्रामास जो है वो अ, रामायण और महाभारत जैसे बड़े स्क्रिप्चर्स के ऊपर बेस्ड बनाए जाते हैं, और उससे हमको कुछ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूजिक की। Indian music is unique in the world from the point of view of tune, rhythm and harmony, and so it is different from the music of other countries of the world. इंडिया का जो म्यूजिक है वो वर्ल्ड से कैसे अलग है? हमारा जो ट्यून है, हमारा रिदम जो है, हमारी हारमोनी जो है, ठीक है, वो सब चीजें हमारे अलग दूसरे कंट्रीज से हमको अलग करती है। सामवेद, वन आउट ऑफ द फोर वेदास, इज कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद म्यूजिक। ये देखो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, कौन सा वेद म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड है? तो सामवेद जो है, जो हमारे चार वेद में से एक वेद है, वो म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड है। रिचार्ज ऑफ सामवेद आर संग विथ ट्यून एंड रिदम ऑफ म्यूजिक। सामवेद के अंदर जो लिखा हुआ है, जो रिच रिचार्ज लिखा हुआ है, जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वो हमको ट्यून के साथ गाने पड़ते हैं और रिदम के साथ बोलने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक म्यूजिक का वहां पे एटमोसफियर बन जाता है जब हम सामवेद पढ़ते हैं। म्यूजिक इन्वॉल्व बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग। म्यूजिक के अंदर आप बोल सकते हैं कि भाई सिंगिंग और प्लेइंग दोनों इन्वॉल्व है। सा रे ग म प ध नि, ये सारे हैं वो 7 वॉवेल्स ऑफ म्यूजिक है। म्यूजिक के 7 वॉवेल्स बोले जाते हैं ये। इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू टू पार्ट्स, क्लासिकल और फोक। तो क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक, ऐसे दो पार्ट्स में इंडियन म्यूजिक डिवाइड होता है। हमारे यहाँ पे 5 मेन राग्स हैं क्लासिकल म्यूजिक के, जो है श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ एंड भैरवी। तो ये 5 मेन राग हैं क्लासिकल म्यूजिक के अंदर। इट इज बिलीव दैट ऑल दीज राग नेचुरली केम आउट ऑफ द पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो है, जो जिनके पंचमुख मतलब 5 जो मुंह है, उसमें से ये 5 राग निकले हैं। अलग अलग 5 राग, अलग अलग 5 मुंह भगवान शिव के हैं, उनमें से निकले हैं। In ancient India, many texts were written on music, out of which the introduction of 3 Sangeet Makaran, Sangeet Ratnakar and Sangeet Parijat is given below. Ancient India में बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे टेक्स्ट हैं। टेक्स्ट मतलब बहुत सारे बुक्स हैं म्यूजिक के ऊपर, जहाँ पे हम 3 बुक के बारे में आज पढ़ेंगे। संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। देखो ऊपर एक पिक्चर है, वो रुद्र वीणा का है। आपको एग्जाम में शायद पिक्चर दे दें और ये बोले कि भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये रुद्र वीणा है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये 2 नीचे
मटकों से। ठीक है, अब सितार है, सितार आप देख सकते हैं कैसा है, तानपुरा जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और सारंगी जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारे इंस्ट्रूमेंट जो पुराने जमाने में और अभी भी लोग यूज करते हैं। तो बुक्स के बारे में हम बात करने वाले थे, और फर्स्ट वन है संगीत मकरंद। संगीत मकरंद, अ म्यूजिक स्कॉलर नारद who had written Sangeet Makarand in about 900 BC. It describes 19 venas and 101 rhythm which are useful even today, जो आज भी यूज होते हैं। संगीत मकरंद के अंदर 900 BC में लिखा गया था ये बुक, ठीक है, और वो लिखा था म्यूजिक स्कॉलर नारद ने। 19 वीणाज है उसमें और 101 रिदम है जो आज भी यूज किए जाते हैं। तो ये इतना इंट्रोडक्शन हमको दिया है संगीत मकरंद का। संगीत रत्नाकर की हम बात करें तो इनके जो राइटर हैं वो है पंडित सारंग देव, जो दौलताबाद देवगिरी में रहते थे और साउथ और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक से बहुत ही फेमिलियर थे। फेमिलियर मतलब उनको साउथ और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक दोनों ही पता था। उन्होंने लिखी है संगीत रत्नाकर, पंडित सारंग देव ने। पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे ऐसा मानते थे कि संगीत रत्नाकर जो है वो सबसे ऑथेंटिक बुक है म्यूजिक पे, सबसे सही बुक है म्यूजिक पे। संगीत रत्नाकर जो है वो बहुत ही यूनिक मानी जाती है सारे एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक से। म्यूजिक में जितने भी टाइप्स है, जितने भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसमें हम बोल सकते हैं कि संगीत रत्नाकर जो है वो यूनिक माने जाते हैं। संगीत पारिजात की हम बात करते हैं तो संगीत पारिजात इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूजिक। पंडित अहोबले हैड रिटन दिस टेक्स्ट इन 1665 ऑन नॉर्थ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो ये लिखा था पंडित अहोबले ने। कब लिखा था? 1665 को संगीत पारिजात लिखा था। और किस पे था? नॉर्थ हिंदुस्तानी म्यूजिक पे। यहाँ पे he had noted one important characteristic feature of all the rags, saying that the rags have their own individual identity and characteristic. उन्होंने ये बोला था कि हर एक राग जो होता है संगीत का, ठीक है, उसके अंदर उनकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, उनकी खुद की जानने की कैरेक्टरिस्टिक होती है। हम अलग ही राग, जो अलग अलग राग होते हैं उनको कैसे जान सकते हैं, वो उसके अंदर मेंशन किया था। ये डिस्क्राइब 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स। तो यहाँ पे 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स डिस्क्राइब किए थे। अब हम बात करते हैं थोड़ा हमारे टाइम, थोड़ा आगे आते हैं 15-16 सेंचुरी में। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात करें हम तो वो टाइम पे अमीर खुसरो जो था वो बहुत ही टैलेंटेड था और बहुत ही फेमस भी था। उनका म्यूजिक और पोएट्री में बहुत ही कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, इसलिए उनको तोते ए हिंद के नाम से जाना जाता था। इंडियन हिस्ट्री के अंदर तोते ए हिंद माना जाता था अमीर खुसरो को, पैरेट ऑफ इंडिया। 15th और 16th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट चालू था, भगवान की भक्ति करना शुरू हुआ था। तो भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ये सारे लोग बहुत ही फेमस हुए थे भक्ति संगीत के लिए। द डिसाइपल्स ऑफ स्वामी हरिदास, मतलब स्वामी हरिदास के जो स्टूडेंट्स थे वो बैजू बावरा, बैजनाथ, तानसेन एंड ड्यूट गर्ल तानारीरी आर कंसिडर्ड एज रेयर ज्वेल्स ऑफ म्यूजिक ऑफ 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में स्वामी हरिदास के जो स्टूडेंट्स थे वो बैजू बावरा, तानसेन और तानारीरी, ये सारे लोग बहुत ही फेमस हुए थे और हम बोल सकते हैं कि म्यूजिक के जेम्स थे, ज्वेल्स थे 15th सेंचुरी में। ठीक है, चलिए आर्ट ऑफ डांस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आर्ट ऑफ डांस पढ़ेंगे, भरतनाट्यम पढ़ेंगे, कुचिपुड़ी पढ़ेंगे, कथकली, कथक डांस जो है, मणिपुरी डांस, ड्रामेटिक आर्ट की बात करेंगे हम, जो जहाँ पे गुजरात में भवई जो है बहुत ही फेमस है। फोक डांसेस की बात करेंगे, ट्राइबल डांस की बात करेंगे, गरबा की बात करेंगे, रास और बहुत सारे और डांसेस जो हैं उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो मैं चाहूंगा कि हर एक लाइन आप याद करने के लिए पढ़ें और एग्जाम के अंदर कहीं पे भी अगर कुछ भी छोटा मोटा आ गया तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज म्यूजिक के बारे में पढ़ा, हमने आज पेंटिंग के बारे में पढ़ा, अकिक वर्क, इनले वर्क, वुडन आर्ट, मेटल वर्क, जरी वर्क और डायमंड एंड बीड वर्क के बारे में पढ़ा, इनेमल वर्क के बारे में पढ़ा। कल हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बाय बाय।